Good morning all of you. Welcome to class BA फर्स्ट ईयर गर्ल्स। देखिए गर्ल्स, हम लोग पढ़ रहे थे जापान का आधुनिकीकरण कि किस तरह मेजी की पुनर्स्थापना के पश्चात जापान में आधुनिकता लाने के लिए जो प्रयास किए गए मेजी के द्वारा, उनको हम जान रहे थे। तो हम लोगों ने काफी प्रयासों के बारे में जाना कि किस तरह इन्होंने सामंती प्रथा का अंत कर दिया, सैनिक स्थिति में सुधार हुआ, कानून के समक्ष अब क्या हो गया, सब समान हो गए थे। ठीक है, इसके अलावा और क्या सुधार हुए उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए अब क्या किया गया, जापान का औद्योगिक विकास किया गया। देखिए जापान का औद्योगिक विकास करने के लिए पश्चिमी देशों और अमेरिका से क्या मंगवाई गई, नई नई मशीनें मंगवाई गई और जापान में क्या है, नए नए कारखाने स्थापित किए गए। ठीक है, अब क्या हुआ, जापान में 1870 में उद्योग मंत्रालय की स्थापना की गई और इसके पश्चात 1871 में मशीन के पुर्जे बनाने का कारखाना और 1875 में सीमेंट बनाने का कारखाना और 1876 में कांच बनाने का कारखाना स्थापित किया गया। ठीक है, और कुछ ही वर्षों में जापान क्या हो गया, जापान में औद्योगिक क्रांति आ गई, जापान एक औद्योगिक देश बन गया और अब जापान ने अपना इतना औद्योगिक विकास कर लिया था कि अब जापान किसी भी पश्चिमी देश का मुकाबला कर सकता था। ठीक है, इसके अलावा जापान में और क्या विकास हुआ, यातायात का भी विकास हुआ। देखिए औद्योगिक विकास के लिए यातायात बहुत जरूरी है, अतः जापान ने अपने यातायात विकास की ओर भी ध्यान दिया। 1872 में सबसे सर्वप्रथम जापान में रेल लाइन निर्माण का कार्य शुरू हुआ। ठीक है, रेल लाइन निर्माण का कार्य शुरू हुआ और क्या हो गया, 1894 तक जापान में रेलों का जाल सारी बिछ गया था। ठीक है, इसके अलावा देखिए जापान की सरकार ने डाक विभाग का भी संगठन किया। 1868 में जापान में सबसे पहले तार लाइन बिछाई गई थी। ठीक है, तो देखिए इसके अलावा जापान में बैंकों के विकास की ओर भी ध्यान दिया गया। ठीक है, बैंकों के विकास के लिए जापान में 1873 में सर्वप्रथम जापान नेशनल बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है, और 1880 तक जापान में लगभग 150 से भी अधिक बैंक स्थापित हो चुके थे। ठीक है, देखिए अब क्या हो गया था, जापान यातायात और ये बैंकों का विकास जिससे व्यापारियों को क्या ऋण मिल जाता था। ठीक है, औद्योगिक विकास, कारखाने खुल चुके थे। अब जापान को कच्चे माल की खपत के लिए दूसरे देशों से कच्चा माल मंगवाने की आवश्यकता महसूस हुई, अतः अब जापान में साम्राज्यवाद को महत्व दिया जाने लग गया। जापान में क्या हो गया था, साम्राज्यवाद का जन्म हो गया था। जापान को लगा कि अपने कच्चे माल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मुझे अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, जहां से मुझे कच्चा माल मिल सके। अब क्या हो गया था, साम्राज्यवाद का जन्म हो गया जापान में। ठीक है, देखिए इसके अलावा जापान में कृषि के क्षेत्र में भी क्या हुए, सुधार हुए। देखिए 1868 में के बाद कृषि के क्षेत्र में जापान में अभूतपूर्व सुधार हुए। देखिए पहले तो क्या था, सामंती व्यवस्था थी। ठीक है, सामंत जो थे वो अपने जो एरिया था उसमें अपने आप को भूमि का स्वामी मानते थे। ठीक है, अब क्या हो गया था, जब जापान में इस सामंती व्यवस्था का अंत हो गया तो किसानों का भूमि पर क्या हो गया, स्वामित्व हो गया। स्वामित्व मतलब मालिकाना हक हो गया। ठीक है, लेकिन सरकार को जापान का आधुनिकीकरण करना था, वो सारा धन चाहिए था। वो धन कहाँ से आ रहा था, जो किसानों पर टैक्स लग रहा था। ठीक है, तो सरकार जो अपने बड़े बड़े खर्चों को पूरा करने के लिए पैसों की आवश्यकता थी, अतः किसानों को टैक्स देना ही पड़ रहा था। ठीक है, तो लेकिन किसानों को कोई ज्यादा राहत नहीं दी गई थी, लेकिन फिर भी सरकार ने अपनी ओर से
किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए, भूमि की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए, पैदावार को बढ़ाने के लिए किसानों को हर प्रकार की सहायता दी। ठीक है, और सबसे पहले किसानों को क्या करना, वैज्ञानिक तरीके से कृषि करना सिखाया गया। इसके लिए एक कृषि विभाग की स्थापना की गई और विदेश से कृषि विशेषज्ञों को भी बुलाया गया। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा शिक्षा में सुधार। देखिए जापान प्रारंभ से ही क्या है, पश्चिमी देशों को जानना चाहता था। उसमें एक उत्साह था कि पश्चिमी देशों को मैं जानूं। ठीक है, अब मेजी जिस तरह उनको जानने का उत्साह था, इस तरह ये उनकी शिक्षा पद्धति को भी अपनाना चाहते थे। ठीक है, तो अब मेजी की पुनर्स्थापना के बाद जापान में क्या होने लग गया, तेजी से शिक्षा का विकास होने लग गया। पहले तो सामंतों ने होने नहीं दिया, उनको ये था कि लोगों में शिक्षा का विकास हो गया तो उनमें क्या अपने अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, तो मेजी सामंतों ने, टेम्पो ने जापान में शिक्षा का विकास नहीं होने दिया। अब जब मेजी की पुनर्स्थापना हो गई तो शिक्षा का भी उत्थान होने लग गया। ठीक है, 1871 में जापान में शिक्षा विभाग स्थापित किया गया। ठीक है, और एक व्यवस्था की गई कि कोई भी ऊंचा है, चाहे वो नीचा है, चाहे निम्न वर्ग है, चाहे उच्च वर्ग है, चाहे वो स्त्री है, चाहे वो पुरुष है, सबके लिए शिक्षा क्या कर दी गई, अनिवार्य कर दी गई। और 32 माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए गए। 6 वर्ष के बालकों के लिए 6 वर्ष का शिक्षण का कार्य क्या कर दिया, शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य क्या कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, और जापान में अनेक विश्वविद्यालय भी खोले गए। 1877 में टोक्यो विश्वविद्यालय, जो पुराने विश्वविद्यालय थे उनको सम्मिलित करके उसका नाम टोक्यो विश्वविद्यालय रखा गया। 1913 में जापान में महिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गई। ठीक है, तो इस तरह शिक्षा के जगत में भी काफी उन्नति हुई। ठीक है, इसके अलावा क्या हुआ, जीवन शैली में भी कुछ परिवर्तन आया। ठीक है, देखिए जीवन शैली में किस तरह से परिवर्तन आया। शिक्षा के पश्चिमीकरण के पश्चात ये चाहते थे कि जो संस्कृति है, खान पान, पहनावा है, उसका भी पश्चिमीकरण कर दिया जाए। ठीक है, देखिए वैसे भी पश्चिमी देश यहाँ आ चुके थे जापान में। ठीक है, उनके वेशभूषा का भी जापान के लोगों पर काफी प्रभाव पड़ा था और उनमें परिवर्तन भी आने लग गए थे। देखिए जो लोग विदेशी व्यापार में लगे हुए थे, उन्होंने जो अपनी वेशभूषा थी उसका पाश्चात्यकरण कर दिया था। मतलब वो पाश्चात्य लोगों की तरह अपनी वेशभूषा पहनने लग गए थे। ठीक है, अब क्या हो गया था, 1872 में क्या किया, जापान में पाश्चात्य वेशभूषा को अनिवार्य कर दिया। मतलब अमेरिका के नमूने के कपड़े पहनने लोगों ने शुरू कर दिए। ठीक है, तो सभी अधिकारियों के लिए ये पाश्चात्य वेशभूषा धारण करना एक नियम बना दिया। हाथ मिला के अभिवादन करना शुरू कर दिया। औरतों ने भी क्या है, विक्टोरिया ढंग के, रानी विक्टोरिया ढंग के कपड़े पहनने शुरू कर दिए। और जो लोगों के मकान की बनावट थी उसका भी पश्चिमीकरण होने लग गया। ठीक है, अब जो जापान की जो पुरानी ललित कला थी उसके स्थान पर मशीनों में जो छपे तस्वीरें थी उसका प्रयोग घरों को सजाने के लिए कर दिया गया। अब और बर्तनों का भी क्या हो गया था, यूरोपीयकरण करना शुरू जापान वालों ने कर दिया था। ठीक है, इसके अलावा देखिए धार्मिक जीवन में भी परिवर्तन आया। देखिए धार्मिक जीवन की अगर हम बात करते हैं तो मेजी की पुनर्स्थापना के पश्चात धार्मिक जीवन में एक क्रांति आ गई थी और जो जापान का जो प्राचीन धर्म था शिंतो धर्म, उसका पुनरुद्धार हुआ। शिंतो धर्म को राज धर्म घोषित कर दिया गया। ठीक है, और इससे पहले बौद्ध धर्म आ गया था, बौद्ध धर्म को दबाने का प्रयास किया गया। इसके अलावा ये जो पश्चिमी लोग आए थे इनके साथ ईसाई धर्म प्रचारक भी काफी मात्रा में अब जापान में आ गए थे। ठीक है, अब क्या हो गया, जापान के लिए एक अलग से संविधान का निर्माण भी
किया गया। देखिए 3 मार्च 1882 को इतो बुम्बी को मेजी ने पश्चिमी देशों की शासन पद्धति का अध्ययन करने भेजा कि वहाँ कैसी शासन व्यवस्था चल रही है, जाओ तुम उसका अध्ययन करके आओ। तो वो पेरिस, लंदन और रूस होता हुआ जापान आया। ठीक है, इन देशों की शासन पद्धतियों का अध्ययन करके उसके पास जापान आया। जापान में इस व्यक्ति ने अपनी सहायता के लिए 3 व्यक्तियों को नियुक्त किया और जापान के जो संविधान है उसका प्रारूप तैयार किया। इस प्रारूप को प्रिवी काउंसिल ने पुष्ट कर दिया और फरवरी 1889 को जापान में एक नया संविधान आ गया जिसे मेजी का संविधान भी कहते हैं। इस संविधान में एक संसद का उल्लेख था जिसके 2 सदन होंगे, उच्च सदन और निम्न सदन। और कोई भी विधेयक है वो कानून कब बनेगा, जब संसद के द्वारा उसकी पुष्टि कर दी जाएगी। ठीक है, और अगर किसी भी तरह संविधान में कोई संशोधन है तो संविधान में संशोधन का अधिकार केवल मेजी को ही था और इस संविधान के द्वारा जो योग्य व्यक्ति को ही पद देना शुरू किया। ठीक है, इस तरह जापान की काया ही पलट गई और जापान आधुनिक रंगमंच पर एक नया देश बनकर सामने आया। अब वह क्या हो गया, यूरोपीय और अमेरिका का अनुकरण करता हुआ साम्राज्यवाद के मार्ग पर अग्रसर हो गया। ठीक है, तो यही आप हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।